मैं प्रियंका उपस्थित हूँ एक बार फिर आप सबके समक्ष एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम देखेंगे शिक्षण संग्रह भाग 1, 2, 3 पर आधारित प्रश्नोत्तर। इससे पूर्व में शिक्षण संग्रह भाग 1 एवं 2 विस्तार में बहुत सी वीडियोज में हम देख चुके हैं। तो साथियों, इस वीडियो में हम देख रहे हैं भाग 1, 2, 3 आधारित शिक्षण संग्रह प्रश्नोत्तरी। आशा है यह वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। शिक्षण संग्रह क्या है? सबसे पहले शिक्षण संग्रह की अवधारणा को ही हम जान लें। तो शिक्षण संग्रह हम शिक्षकों के लिए एक ऐसा बाइबल है, एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमें अपने से रिलेटेड सारी सूचनाओं का संकलन हमें मिलेगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी प्रोफोर्मा हमें चाहिए होते हैं वो सब हमें इसमें ही मिलेंगे। साथियों, शिक्षक के लिए उसी तरह अनिवार्य है जिस तरह हम लोगों के लिए हमारे ग्रंथ अनिवार्य होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका संक्षेप में अर्थ। शिक्षण संग्रह से आशय एक पुस्तिका के रूप में ऐसी सूचनाओं का संग्रह है जो आकर्षक स्कूल परिसर, शिक्षण कौशलों, शिक्षण योजनाओं, लर्निंग आउटकम्स, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं जैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों से संबंधित है तथा जिनका उपयोग शिक्षक दैनिक कक्षा शिक्षण के नियोजन एवं क्रियान्वयन में कर सकता है। ठीक है, ये शिक्षण संग्रह का संक्षिप्त सा परिचय था। आइए कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका के कितने भाग हैं? इसके 6 भाग हैं। शिक्षण संग्रह से आशय एक पुस्तिका के रूप में सूचनाओं का संग्रह है जो किसके लिए उपयोगी है? यह शिक्षक के लिए उपयोगी है। शिक्षण संग्रह का विकास क्यों किया गया है? शिक्षकों की आवश्यकताओं एवं उनके कार्य क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए इसका विकास किया गया है। प्रेरणा ऐप के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर अनुश्रवण कौन करेगा? ARP जितने भी हैं हर ब्लॉक के, वही इसका अनुश्रवण करेंगे। प्रत्येक माह प्रत्येक सोमवार को शिक्षकों और प्रधानाध्यापक की बैठक में किसका आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा? बच्चों की शैक्षिक प्रगति में सुधार का मूल्यांकन किया जाएगा। मासिक रूप से यही मूल्यांकन प्रधानाध्यापक, अभिभावक और SMC के सदस्यों के द्वारा बैठक करके किया जाएगा। प्रेरणा तालिका का अवलोकन व अनुश्रवण किसके द्वारा होगा? खंड शिक्षाधिकारी द्वारा होगा। प्रेरणा तालिका जो कि कक्षा की दीवार पर लगाई गई होंगी, जिसमें प्रत्येक लर्निंग आउटकम के सापेक्ष प्रत्येक बच्चे की उपलब्धि का अंकन होगा, यानी प्राप्ति का अंकन होगा कि उसने प्राप्त कब किया है। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी कौन से भाग में दी गई है? भाग 2 में दी गई है। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी है क्या? प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में स्टेप बाय स्टेप वो सारे चीजें बताई गई हैं जिससे हम अपने शिक्षण को प्रभावी कर सकते हैं। प्रभावी शिक्षण नामक पुस्तक किसकी है? प्रोफेसर NK जंगीरा की है। प्रभावी शिक्षण के तरीकों को अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षरों द्वारा प्रस्तुत किया गया है? A to Z 26 अक्षरों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रभावी शिक्षण में Y से क्या अर्थ है? Y से है U, यानी शिक्षक। शिक्षक के लिए ही यह तरीका जो है Y यूज किया गया है। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में Z से क्या है? Z से ज़ील है, उत्साह, जो कि सबसे मुख्य है। शिक्षक स्वयं उत्साहपूर्ण होगा तभी वह अपनी कक्षा में रोचकता एवं उत्साह बच्चों द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है। यह ऐसी जानकारी है जिससे शिक्षक बच्चों की किसी प्रकरण में तत्समय तक की जानकारी समझ का पता लगा सकता है। क्या चीज है ये? यह फीडबैक है। फीडबैक ही ऐसी जानकारी है जिससे हम बच्चों की समझ का पता कुछ समय तक लगा सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया हमेशा सरल रेखीय नहीं होती, बल्कि इसमें अधिगम कार्यों की कई श्रृंखलाएं शामिल होती हैं। यह कथन कौन सी सीढ़ी में है? यह L यानी लिंकिंग लर्निंग, हिंदी में अधिगम संबंध स्थापन में दिया गया है। अनुकूल कामकाजी वातावरण प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक घटक है। यह W यानी वर्किंग एटमॉस्फेयर, अनुकूल कार्य परिस्थितियां में यह कथन है। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के उपरांत किस कथन को आत्मसात करने को कहा गया है शिक्षण संग्रह में? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है और यह इस प्रकार है: मैं कल से नहीं, आज से ही अपने शिक्षण कार्य को बाल केंद्रित बनाऊंगा। शिक्षण योजना क्या है? शिक्षण योजना सीखने सिखाने की प्रक्रिया में
मार्गदर्शक का काम करती है। इसमें शिक्षण अवधि में किए जा रहे क्रियाकलापों, गतिविधियों, आकलन, फीडबैक, पुनर्बलन एवं आगे की योजना का क्रमबद्ध एवं संक्षिप्त विवरण होता है। शिक्षण योजना बनाने के कितने ध्यान रखने योग्य बिंदु हैं? 6 बिंदु हैं। ये मुख्य 6 बिंदु हैं। चयनित लर्निंग आउटकम यानी लर्निंग आउटकम का चयन, लर्निंग आउटकम के आधार पर उपयुक्त गतिविधि व सामग्री का चयन, शिक्षण योजना के विभिन्न चरणों एवं उन पर दिए जाने वाले समय का निर्धारण, शिक्षण योजना में सभी स्तर के बच्चों की सहभागिता को सुनिश्चित करना, बच्चों की प्रगति का सतत आकलन तथा आवश्यकता अनुसार शिक्षण योजना में परिवर्तन करना, शिक्षण की रोचकता। ये 6 बिंदु हैं शिक्षण योजना के निर्माण में ध्यान रखने योग्य। आइए आगे चलते हैं। शिक्षक डायरी के स्वरूप के कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। अच्छे शिक्षक की पहचान, करें योजना का निर्माण। यह कथन कौन से भाग में दिया गया है? यह भाग 2 में दिया गया है। शिक्षक योजना प्रारूप की कितनी प्रतियां शिक्षक डायरी में होना सुनिश्चित किया गया है? 100 प्रतियां होना सुनिश्चित किया गया है। साप्ताहिक विवरण की कितनी प्रतियां होंगी शिक्षक डायरी में? 50। 10 रिक्त पन्ने किस लिए हैं शिक्षक डायरी में? विभिन्न शैक्षिक सूचनाओं को अंकित करने के लिए। शिक्षक योजना के कितने चरण हैं? 3, जिनका समय है 5 मिनट, 20 से 25 मिनट और 10 मिनट, यानी शिक्षक के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में। प्रारंभिक शिक्षक स्तर पर लर्निंग आउटकम को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? एनसीईआरटी द्वारा विकसित किया गया है। लर्निंग आउटकम सीखने के प्रतिफल, सीखने संबंधी परिणाम, शिक्षक अधिगम परिणाम, ये सभी लर्निंग आउटकम के नाम है। यह प्रश्न किसी भी तरीके से आ सकता है। विद्यालय पाठ्यक्रम का निर्धारण किसको ध्यान में रखकर किया गया है? विभिन्न कक्षाओं की दक्षताओं को ध्यान में रखकर किया गया है। कक्षाओं में सभी विषयों के शिक्षक अधिगम संबंधी परिणामों की तालिकाएं अवश्य प्रदर्शित करेंगे तथा उन्हें ही लक्ष्य मानकर दैनिक कक्षा शिक्षण करेंगे। यह किस भाग में कहा गया है? भाग 2 में। आकलन के आधार पर कितने प्रकार की तालिकाएं बनेंगी? 2 प्रकार की तालिकाएं बनेंगी। यह जो आकलन के बारे में पूरी डिटेल हम आधारशिला के भाग 5 में जो पूर्व में वीडियो बना है उसमें देख चुके हैं। तालिकाओं का स्वरूप आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। प्रगति पत्र प्रोफाइल में लर्निंग आउटकम के सापेक्ष बच्चों की प्रगति की कितनी स्थितियों को दर्ज कर सकते हैं? 3 स्थितियों को दर्ज कर सकते हैं, जो कि हैं पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से या नगण्य। कक्षावार विषयवार लर्निंग आउटकम कौन से परिशिष्ट में दिए गए हैं? परिशिष्ट 1 में दिए गए हैं। विषयवार शिक्षण योजनाओं के उदाहरण कौन से परिशिष्ट में दिए गए हैं? 2 में दिए गए हैं। कक्षा 2 में मौखिक व लिखित कार्य का प्रतिशत क्या होगा? 70% और 30%, अर्थात 70% मौखिक और 30% लिखित। कक्षा 3 में 50% लिखित व मौखिक। कक्षा 4 व 5 में 30% मौखिक और 70% लिखित। कक्षा 1 में 100% यानी पूरा मौखिक। आगे देखते हैं कि बोलना, पढ़ना, लिखना को कक्षावार कितने कितने समय दिया गया है। कक्षा 1-2 में 15 मिनट बोलना, पढ़ना 15 मिनट, लिखना 5 मिनट। कक्षा 3-4 में 10 मिनट बोलना, 10 मिनट पढ़ना, 15 मिनट लिखना। 5 से 8 में 7 मिनट बोलना, 8 मिनट पढ़ना और 20 मिनट लिखना। इस प्रकार से विभाजन किया गया है। सुझावात्मक समय सारणी कौन से परिशिष्ट में दी गई है? परिशिष्ट 4 में दी गई है। लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के कितने तरीके बताए गए हैं? तो 12 तरीके यहाँ लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए बताए गए हैं। 12 बिंदु ये हैं: शिक्षण योजना, समय सारणी, आईसीटी का प्रयोग 9 क्षेत्र में बताया गया है। विद्यालय भवन को बाला यानी बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड की तरह विकसित करने को कहा गया है। पुस्तकालय, प्रयोगशाला, शिक्षण अधिगम सामग्री व विज्ञान किट की उपलब्धता। बैठक व्यवस्था भाग 2 में दी गई है। शैक्षिक नवाचार जो कि 28 बताए गए हैं इसमें। गतिविधि आधारित शिक्षण, विद्यालय क्रियाकलापों में परिवेशीय संसाधनों एवं सामुदायिक ज्ञान का उपयोग। बैठक, ये सारे 12 बिंदु थे हमारे लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के तरीके, प्राप्त करने की विधि सुनिश्चित करने के लिए। बैठक व्यवस्था किसके अनुरूप होनी चाहिए? तो गतिविधियों के अनुरूप ही, यानी जो हम गतिविधि बना रहे हैं उसके अनुरूप बैठक व्यवस्था होनी चाहिए।
बच्चों के बीच अंतःक्रिया को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार की बैठक व्यवस्था उपयुक्त होती है? तो छोटे ग्रुप में ही यह कराई जाए बैठक व्यवस्था तो अंतःक्रिया अच्छी होती है। नवाचार का मानदंड क्या है? यूटिलिटी, नोवेल्टी, लो कॉस्ट यानी उपयोगिता, नवीनता और कम से कम खर्च लागत। भाग 3 में कितने बिंदु दिए गए हैं? भाग 3 में 8 बिंदु दिए गए हैं जो कि निम्न प्रकार से हैं। भाग 3 में दिए गए मुख्य बिंदु हैं जिन पर बात की गई है। प्रातःकालीन व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना इसमें बताई गई है, जिसके प्रमुख बिंदु हैं प्रातःकालीन सभा, सांध्यकालीन सभा, सह शैक्षिक गतिविधियां, खेल गतिविधियां एवं प्रतियोगिताएं, जीवन कौशल विकास, व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यवसायिक परामर्श, बाल संसद। ये कुल मिलाकर 8 बिंदु हैं व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना में शामिल करने के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगी कि यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे नए अपडेट्स आपको तुरंत मिलते रहें। साथियों, अगर वीडियो आपको उपयोगी लगता है तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसको अन्य साथियों तक शेयर करने का भी योगदान दें। आइए अब आगे चलते हैं। सामुदायिक सहयोग की कार्य योजना भाग 2 में दी गई है। प्रार्थना सभा के लिए निर्धारित न्यूनतम समय 220 दिन इंटू 15 मिनट, यानी कुल अगर मिलाकर देखा जाए तो इसे मिनट्स में हम कह सकते हैं 3300 मिनट, घंटे में 55 आवर्स और सेकंड में 19,800 सेकंड। इससे पता चलता है कि प्रार्थना सभा का समय बच्चों के लिए कितना उपयोगी हम बना सकते हैं। प्रार्थना सभा में स्फूर्तिदायक गतिविधियां किसके द्वारा होनी है? शिक्षक द्वारा। सामान्य निर्देश प्रधानाध्यापक द्वारा। प्रार्थना सभा का दैनिक स्वरूप किस भाग में है? 3 भाग में है। भाग 3 में कुल कितनी गतिविधियां दी गई हैं? इसमें प्रार्थना सभा में 11 गतिविधियां दी गई हैं। सबसे ज्यादा समय संवाद व प्रोत्साहन को दिया गया है, 5-5 मिनट का। शहर शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से संज्ञानात्मक पक्ष के साथ कौन से पक्षों का विकास होता है? भावात्मक व क्रियात्मक पक्षों का भी विकास होता है शहर शैक्षिक गतिविधियों से। गतिविधियों के प्रकार 10 हैं और ये भाग 3 में दिए गए हैं। किसी कार्य के संपादन का प्रथम तथा महत्वपूर्ण सोपान क्या है? नियोजन। खेल की सामग्री कौन से भाग में है? भाग 3 में है। जीवन कौशल क्या करते हैं? जीवन कौशल जीवन को सुगम बनाते हैं। जीवन कौशल है क्या? शिक्षा व्यक्तित्व विकास का सशक्त माध्यम है, जिसके द्वारा बच्चा जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में सटीक निर्णय लेने, अपने प्रति जागरूक रहने जैसे तमाम कौशलों से परिचित होता है। यह भाग 3 में दिया गया है। जीवन कौशल क्या है? आइए देखते हैं। एक जीवन कौशल है समालोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, सृजनात्मक सोच, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संप्रेषण, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पारस्परिक अंतर संबंध, सेल्फ अवेयरनेस, स्व जागरूकता, एम्पैथी, समभाव, स्ट्रेस कंट्रोल, कोपिंग विद स्ट्रेस, तनाव पर नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल, कोपिंग विद इमोशंस, भावनाओं पर नियंत्रण। ये कुल मिला के 10 जीवन कौशल इसमें दिए गए हैं। तो आगे चलते हैं। व्यवसायिक परामर्श क्या है? व्यवसाय को चुनने, उसके लिए तैयारी करने, उसमें प्रवेश करने तथा उसमें विकास करने हेतु सूचना देने, अनुभव देने तथा सुझाव देने की प्रक्रिया ही व्यवसायिक परामर्श है। बच्चों के सपनों से संबंधित चर्चा कौन से भाग में की गई है? भाग 3 में की गई है। व्यवसायिक परामर्श का प्रमुख उद्देश्य विद्यालयों में व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं का विश्लेषण करने की योग्यता एवं क्षमता विकसित करना है। बाल संसद किस भाग में दिया है? बाल संसद का प्रारूप भाग 3 में दिया है क्या बाल संसद? बाल संसद बालक बालिकाओं के लिए एक मंच है। इसके उद्देश्य क्या है? जीवन मूल्यों का विकास, व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, गलत स्पर्श की समझ,
समय प्रबंध इत्यादि पर स्पष्ट संबंध विकसित करना इसका उद्देश्य होता है। शिक्षक की भूमिका क्या है? बाल संसद के संयोजक के रूप में सहयोग करना। कितने पद हैं इसमें कुल? इसमें कुल 12 पद हैं। सह मीना मंच मंत्री कौन होगा? बालिका ही सह मीना मंच मंत्री अनिवार्य रूप से होगी। प्रधानमंत्री का कार्य क्या है? विशेष अवसर पर विद्यालय में समारोह आयोजित करना एवं महत्वपूर्ण निर्णय लेना, ये ही प्रधानमंत्री का कार्य है। तो साथियों, ये था भाग 1, 2, 3 आधारित कुछ संक्षेप में कुछ मुख्य बिंदु कह सकते हैं, आप इसे क्विज कह सकते हैं, प्रश्नोत्तरी कह सकते हैं। आशा है आपको ये प्रश्न उपयोगी लगे होंगे और इनसे समझ विकसित करने में थोड़ी भी हेल्प होगी तो ये मेरा बहुत ही बड़ा सौभाग्य होगा। साथियों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं भाग 4, 5, 6 आधारित प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थिंक पॉजिटिव, बी हैप्पी। थैंक यू सो मच। बाय फॉर नाउ।